हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी ये जो 5th यूनिट है हम वो कंटिन्यू करते हैं और 5th यूनिट के अंदर आपको एनवायरनमेंट, ट्रेड एंड जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग, ये 3 चीज़ों के रिगार्डिंग इंडिया की वार्तालाप, इंडिया के समझौते, उनकी ट्रीटीज, संधियाँ जो हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, हो सकता है कि आपका सिर्फ व्यापार पे शॉर्ट नोट आ जाए, मतलब ट्रेड पे, या फिर एनवायरनमेंट पे आ जाए, या फिर सुरक्षा पे, या फिर इन तीनों का ही मिला के एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाए सारे 18 मार्क्स का। ठीक है, तो इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना। और जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बता दो जो इम्पॉर्टेंट है, देखो 6 सेमेस्टर है, ये आपका फाइनल सेमेस्टर है, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि आपके सारे ही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो वो क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हमारी भारत का वैश्विक व्यापार। ठीक है, कि भारत ने किस तरीके से हमारी वैश्वीकरण को शुरू करा था, उसके बाद व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे उसके अंदर व्यापार को आगे बढ़ाने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आई, फिर एनवायरनमेंट को लेके क्या प्रॉब्लम्स आई और फिर सुरक्षा को लेके। तो इस तथ्य के बावजूद कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना एक राष्ट्र के प्राथमिक हित है, मतलब कि ये फैक्ट है कि किसी भी देश की सुरक्षा करना या उस वहाँ की चीज़ों को ध्यान में रखना एक देश की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जो देश के कंट्रोलर हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनकी फैमिली भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद देश के लिए काम करने के लिए चूज़ करवाया है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये आती है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा। सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका था, है, और फिर उसके बाद भारत आता है, तो भारत को भी विश्व के तौर पे सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग के यूनिट्स में पढ़ा कि किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने आप को उभारना शुरू करा, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को सही करा। नेहरू ने अपने पर्सपेक्टिव देकर, इकोनॉमी पॉलिसी लाकर, या फिर सभी चीज़ों से संधियाँ करके, आपस में देशों में बातचीत करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो लगभग 1.4 बिलियन की आबादी वाला भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, जो धीरे धीरे निवेश और बड़े पैमाने पर उद्योगों और प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। तो 1991 के अंदर से ही, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तब से ही वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग हमारी भारत ने कर दी थी। ठीक है, तो ये सारी भारत ने जब स्टार्टिंग करी, तो अब यहाँ पर बात आती है एनवायरनमेंट की और सुरक्षा की। जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट होने से एनवायरनमेंट पे और सुरक्षा पे दोनों पे असर पड़ा। क्यों? क्योंकि आप पिछले की चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हो कि किस तरीके से भारत के रिलेशन अफगानिस्तान से ख़राब हुए, भूटान से ख़राब हुए, फिर नेपाल से भी 1-2 बार हुए हैं, लेकिन नेपाल से इतने नहीं हुए जितने ज़्यादा भूटान और अफगानिस्तान से हुए। पाकिस्तान से भी ख़राब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी माल, पाकिस्तानी चीज़ें इंडिया के अंदर आती हैं और इंडिया की चीज़ें वहाँ जाती हैं। पारंपरिक और मानवीय सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में भारत की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये शांति की वकालत करता है और सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण एकमात्र साधन है। ठीक है जी, मतलब स्टार्टिंग में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब शीत युद्ध का टाइम था, जो एक विचारधारा, थॉटफुल एक लड़ाई थी हमारी, तो उसके अंदर ही NPT है, CTBT, LTBT है, ये सब आ गए थे। तो इनके थ्रू ही सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए चीज़ों को रखा गया था। तो इसके अंदर तकरीबन आपको 3 चीज़ें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले भारत का व्यापार, व्यापार के अंदर क्या समस्याएं आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक किया गया है। दूसरी बात, पर्यावरण, भारत द्वारा अब तक उठाए गए कदम, और तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है सुरक्षा चुनौतियाँ। ठीक है, तो भारत का वैश्विक व्यापार, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के आगमन के साथ इसे 1990 के दशक से शुरुआत किया गया।
और कई बाधाओं को भी इसमें से हटाना पड़ा। बाद में इतने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार के सुचारू संचालन के साथ मार्ग प्रदर्शित कर दिया। आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि किस तरीके से श्रीलंका के साथ बंदरगाह को जोड़कर व्यापार करना शुरू किया गया था इंडिया के थ्रू। इंडिया ने किस तरीके से भूटान की हेल्प करके वहाँ पर व्यापार करना शुरू करा, नेपाल में शुरू करा, पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें जाती हैं, लेकिन आम तौर पे वहाँ के झगड़े और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी वो भी चीज़ आपने पढ़ी थी कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने क्या चीज़ बनाने की कोशिश करी है जिससे हमारा जो आमतौर पे बातचीत है पाकिस्तान के साथ वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो चूँकि व्यापार वैश्विक परिदृश्य में किसी देश की शक्ति को मापने का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए अपने बाज़ार को उदार बनाना, इंटरनेशनली तौर पर अच्छा रखना और सबकी निगाहों में उसको ऊंचा रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही भारत भी निवेश करने के लिए, उसमें आमंत्रित के लिए बहुत सारी बाधाओं को दूर करने के लिए भी मजबूर था। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने लाएं तो चोल वंश आया, गुप्त वंश, पांडे वंश जैसे बहुत सारे प्राचीन भारतीय साम्राज्य ने इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, जो बर्मा है हमारा, वहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया देशों और नेपाल, अफगानिस्तान और सिलोन जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ समुद्र के पार वाणिज्य गतिविधियों को ले जाना शुरू करा। ठीक है, समुद्र आप जानते हैं ये जो हमारा ओशन है, इंडियन ओशन के नाम से जो जाना जाता है, सारा इंडिया के पास का, वहाँ उसके थ्रू पहले हमारा काम सारा चलता था। ठीक है, उसके बाद हमारा एयरप्लेन्स है, बाई कार है, रोड है, ट्रेन है, सबके थ्रू हमारे व्यापार को लाना ले जाना शुरू किया गया। वैसे ही आपने बांग्लादेश के रिलेशन में भी पढ़ा था कि बांग्लादेश से रिलेशन को भी ठीक करने के लिए, जैसे बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था, लेकिन फिर उसको भारत ने आज़ादी दिलवाई थी और वो पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश से भी आपस में व्यापार करने और सब चीज़ के लिए वहाँ से लेकर यहाँ तक भारत तक एक ट्रेन का भी निर्माण किया गया, जिसकी हेल्प से व्यापार में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकी। तो जोसेफ एफ नाई, बाल्डुइन जैसे नव उदारवादी विद्वानों ने देखा कि पहले से कहीं अधिक वर्तमान समय की बहस में पॉलिटिकल तरीके से कम प्रमुख क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो पॉलिटिकल और सुरक्षा मुद्दों की तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध जो हैं वो एक स्थिति को देखते हुए, एक अस्थिर स्थिति, ठीक है, कि ये मतलब परमानेंट नहीं है, आने जाने वाले हालातों में ये चीज़ बदलती रहेगी, तो देखते हुए भारत ज़्यादातर स्वतंत्रता के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर निर्भर हो गया। इसने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे कुछ पड़ोसी देशों के साथ व्यक्तिगत व्यापार संबंध करना शुरू करा। ठीक है, ये चीज़ें तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। साथ ही 1990 के दशक की शुरुआत में ही व्यापार क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत करके भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की तरफ से एक पर्सपेक्टिव सामने रखा और एक ईमानदारी की कोशिश करी कि हाँ, अगर वो कुछ काम कर रहा है या कुछ भी चीज़ है तो उसके अंदर ईमानदारी दिखेगी ही दिखेगी। 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव में लुक ईस्ट नीति की घोषणा की थी। धीरे धीरे भारत 1994 में आसियान के साथ एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार और 96 में संवाद भागीदार भी बन गया था। ठीक है, आसियान के साथ फिर हमारा सार्क आया, सार्क के बाद फिर हमारा है ब्रिक्स है, SCO है, EU है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत दे रखी है 2009 में इतना, ये 2 में इतना, ये आप देख लेना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान देश से आग्रह किया कि वो 2021 में वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ भारत आसियान प्रस्तुतियों की सह अध्यक्षता करते हुए फार्मास्यूटिकल, ऑप्टिकल और मेडिसिन जैसे कुछ लंबित मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही भी करेगा। भारत और आसियान के अलावा भारत और यूरोपीय संघ EU जो है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसके बीच भी अब तक मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। यूरोपीय संघ चीनी गतिविधि और एशिया में ऐसी बुरी अभिकल्पना स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जानता है। वो भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करके चीन को रोकना चाहता है। और एक उल्लेखनीय डेवलपमेंट ये है कि पिछले 2 सालों के टाइम पर भारत अमेरिका व्यापार ने 19 और 20 में भारत चीन व्यापार को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपने इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में चाइना और पाकिस्तान को बहुत ठेस पहुंची थी।
उसी तरीके से ये बात को भी ध्यान देना चाहिए कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी, और वो चीज़ धीमी होने के बावजूद भी इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ा था। इंडिया की इकोनॉमी जैसी थी वैसी ही रही थी, बल्कि उसने अपने आप में बढ़ोतरी करनी शुरू करी, क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद से जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी या फिर जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे या और भी तरीके के पॉलिटिशियंस थे, तो उनके दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि किस तरीके से स्वतंत्र भारत के पिछड़ेपन और गरीबी को हटाया जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव को लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी का भी वो भारत पर कोई असर इतना नहीं पड़ा था। वित्तीय गिरावट के प्रभाव में अमेरिका और यूरोप बाजार नीचे चले गए और भारतीय सकल घरेलू उत्पाद कुछ तिमाहियों तक 10% तक पहुंच गए और 7% से नीचे नहीं गए। ठीक है, कि वही वाली बात कि जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हो पाई थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2016, 17 और ये 18 वगैरह की इन्होंने दे रखे हैं परसेंट। आप चाहो तो इनको पेपर में लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के निर्यात में हल्का उछाल देखा गया, लेकिन एशिया में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी की तुलना में इसका माल निर्यात संयोजक नहीं है। साथ ही साथ अब विकसित देश एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बुनियादी ढांचा, परियोजना और विनिर्माण क्षेत्रों में बहुत भारी निवेश के लिए बहुत बड़े बाजारों की आवश्यकता है। हाल ही के टाइम पे भारत का व्यापार गतिशील निजी क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित किया गया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव रहा है वो उस टाइम से अब तक यही रहा है कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और क्या करना है। बाकी ये बीच में सारा ये वही दे रखा है कि 2017 में इतने प्रतिशत बढ़ी, फिर 18 में इतने प्रतिशत बढ़ी। आपको अगर याद रहता है तो आप इसको याद रखो, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझ लो। ठीक है, बाकी लिखो ना लिखो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर लिखना क्या है इस टॉपिक के अंदर वो आपको यहाँ पर समझ आ चुका है। अब आता है भारत के व्यापार के रास्ते में बाधाएं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था, रियलिटी में मतलब परमानेंटली आ गया था, उससे पहले उसकी बातचीत चलती थी। तो उसके अंदर जनवरी 1995 में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत 1948 से अपने पूर्ववर्ती संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT जो है हमारा गेट, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में बना रहा। ठीक है, गेट जो है हमारा आगे चलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही बना था। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आपकी। कभी आप बोलो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग है और गेट अलग है, ये चीज़ मैं BA प्रोग्राम के बच्चों की पॉलिटी में बिल्कुल क्लियर बता चुकी हूँ, क्योंकि ये इससे रिलेटेड उनका टॉपिक है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को और भी डीपली समझना है, मैंने ये आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आप उसको जाकर एक बार देख सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से गेट बना था और गेट किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना और उसको आगे किस तरीके से डेवलप किया गया। ठीक है, नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इस बीच अब WTO विवाद निपटान निकाय के समक्ष कई शिकायतें लंबित हुईं। उनमें से प्रमुख कृषि सब्सिडी, पर्यावरण, बाजार पहुंच और निवेश से संबंधित मुद्दे थे और खाद्य सुरक्षा मानक थे। ठीक है, भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश होने के नाते जहां लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यही सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी कृषि जिन्सों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने के लिए किसानों के बीच असंतोष की गहरी भावना का सामना करना पड़ रहा है। 1950 के टाइम के शुरुआती के बाद, मतलब जब वो शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद ही देश में राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा बन गया था। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से उस टाइम पर इसमें होड़ सी बढ़ गई थी कि हम लोगों को जीतना है, हमारी पार्टी आनी है, ये होना है, वो होना है। तो जो हमारे दक्षिण एशिया देश हैं, उनके असहयोग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का व्यापार और बाधित हो गया और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन जो है सार्क दिसंबर 1985 में रियलिटी में सामने आ गया।
तो फिर उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में असहयोग की वजह से पाकिस्तान ने व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और जुझारू व्यवहार काफ़ी हद तक दक्षिण एशिया और पड़ोसियों के व्यापार संबंधों को भी प्रभावित करा। ठीक है, उसने इंडिया की वजह से अपना ऐसा रिलेशन रखा, बिहेवियर रखा। यही कारण है कि 37 शिखर सम्मेलन के बजाय केवल सदस्यों ने सार्क की उत्पत्ति के बाद से 18 बार मुलाकात की। सार्क के उद्देश्यों को कहीं न कहीं याद किया गया। दूसरी तरफ दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश अपनी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ सहयोग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चीन अपने आधार का विस्तार कर रहा है। इसके विपरीत भारत विभिन्न क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय आर्थिक समूहों और व्यापार व्यवस्थाओं को सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा बिम्स्टेक है या फिर आसियान है, RCEP है, G20, G7, यूरोपियन संघ, इस सब में भाग लिया। इसके बाद वो RCEP से खुद दूर रखा गया भारत को, जिसमें चाइना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाई जहाँ चाइना की बात आती है तो वहाँ तो फिर भारत का दूर रहना ज़रूरी है। तो जी उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की लुक ईस्ट नीति के हिसाब से 1992 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किया गया, उनके उत्तराधिकारी द्वारा आगे भी बढ़ाया गया। पहले भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया था और सार्क से ज़्यादा भारत आसियान और यूरोपीय संघ G77-20 के साथ संबंधों में सुधार कर रहे हैं। तो रियलिटी में भारत के आर्थिक सुधारों को विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो हमारे इंटरनेशनल यूनियंस हैं उनकी मदद से अच्छी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ये ध्यान देना चाहिए कि समूहों और उप क्षेत्रीय समूहों का गठन कागज़ पर किया जाता है और वो वास्तविकता में काम नहीं कर रहे हैं। तो जो बाधा आ रही है वो यही वाली चीज़ है कि भाई जो चीज़ के लिए सिग्नेचर हुए हैं, जो चीज़ यहाँ रखी गई है, वो ही चीज़ जो है मेनली यहाँ काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में वार्तालाप। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग प्रचलित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समकालीन प्रवचन पर हावी है। बढ़ते वैश्विक तापमान को ध्यान में रखते हुए अनियमित मॉनसून पद्धति, बार बार बाढ़ और गिरते जल स्तर दुनिया भर में बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के लिए आशंकाओं का क्षेत्र है। उर्वरक और गहरे बरवेल के अत्यधिक उपयोग की स्थिति और खराब हो रही है। शीत युद्ध की बात की अवधि 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले भी जलवायु परिवर्तन जो हमारा मतलब UNEFCCC है, उसमें भी प्रमुख वार्ताकारों में से एक बनकर उभरा है। भाई गंभीर चिंता क्या है हमारी, ये टॉपिक है कि राजनीतिक प्रतिष्ठानों के लिए एक जो इमेजिनरी हमारी रणनीति बनाई गई है उसको रिन्यू करने के लिए ऐसे वातावरण हमारे लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है जो लोगों को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अलग महानगर और औद्योगिक केंद्रों में स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए सक्षम बना सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सदस्य और राज्य विधानसभाओं के लिए हर आम चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में कल्याणकारी मुद्दे शामिल हैं। इस बीच एक उल्लेखनीय विकास में राजनीतिक दल हाल ही में भारतीय राज्य पंजाब में संपन्न विधानसभा चुनावों में पर्यावरण मुद्दों पर बहस और चर्चा में लगे हुए हैं, जो कृषि से प्रमुख लाभार्थी है। ऐसा लगता है कि लोग पर्यावरण और चर्चा में लगे के साथ विकास के प्रति बड़े पैमाने पर जो जागरूकता डेवलप कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक तरीके से पर्सपेक्टिव है। 1990 के टाइम की स्टार्टिंग में भारत ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड उच्चतर की उच्च प्रति व्यक्ति आय बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरे शब्दों में पर्यावरण मुद्दों के लिए प्रतिक्रिया विकसित और विकासशील देशों से भिन्न होनी चाहिए। इस प्रयास से बहुत पहले दुनिया के कई शहरों में कई सम्मेलन भी आयोजित होने चाहिए। तो जी आर्द्र भूमि पर 1971 में रामसेर सम्मेलन 1971 में ईरान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत 1975 में एक पार्टी बन गया। उसके बाद पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे अन्यथा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED या रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और वो 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। ठीक है, रियो सम्मेलन जो है ये भी मैंने BA प्रोग्राम की पॉलिटी में काफ़ी डीपली पढ़ा रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC प्रतिभाग देशी द्वारा अपनाया गया।
3 प्रमुख दस्तावेज जैव विविधता पर सम्मेलन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए सम्मेलन और एजेंडा 21 जैसे शिखर सम्मेलनों के परिणाम निकले। ठीक है, एजेंडा 21 सतत विकास पर एक वैश्विक कार्य योजना घोषित करना है, जिसका मेन पर्पस राष्ट्रों द्वारा अक्षर और भावनाओं के साथ लागू किया जाता है। हाल ही में COP 26 2021 में स्कॉटलैंड में ग्लासगो में संपन्न हुआ था, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो 2020 के बाद से पेरिस समझौता COP 21 से बाहर था, वो अमेरिका जो मतलब 2020 में राष्ट्रपति के बदलाव के बाद फिर से COP 26 में लौट आया था। फिर 2050 तक कार्बन नेट ओ प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब ये और आगे तक का 2050, 70, 60 जब तक का बताया जा रहा है आगे का, कि इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए किन किन तरीके की चीज़ों को बनाया गया, क्या चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, एक साथ मतलब अगर मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो हमारी UNFCCC की तरफ से रेड लिस्ट बनाई जाती हैं, जिनमें वो हमारे इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए एनिमल्स को, पेड़ पौधों को और सब चीज़ों को रखा जाता है कि भाई उसमें ये देखा जाता है कि ये जातियाँ ख़त्म हो रही हैं, ये जातियाँ बढ़ रही हैं, या ये जातियाँ आने वाले समय में बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, दिखेंगी भी नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमारा वो करता है। और सेम वाली बातें इसके अंदर, मतलब ये आगे तक का यही लिखा हुआ है कि इसके टाइम पर ये हुआ, इस टाइम पर वो हुआ, 2015 में ये समझौता हुआ, 2014 में वो हुआ, प्रधानमंत्री ने ये करा, COP 16 चलाया, 26 चलाया, और यहाँ पर जाकर भाई बात ख़त्म हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $1 ट्रिलियन भी खर्च करे, मांग की। और भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने वन क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करा। ठीक है, देखा आपने कि किस तरीके से अगर इंडिया की बात की जाए तो भारत के अंदर नॉर्मली गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट सेफ रखने के लिए कुछ चीज़ें चलाई, उसको इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए OD1 का यूज़ किया, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ट्रांसपोर्ट बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए भी बोला कि आप अपनी गाड़ियों को कुछ टाइम बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में धुआं, पेट्रोल और ये सब जो है वगैरह वगैरह ना पहुँचे। ठीक है, अब आती है सुरक्षा रणनीति। आर्थिक और बाहरी रूप से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना देश की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जबकि बाहरी रूप से क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और बाहरी खतरों से नागरिकों की रक्षा करना भारत सहित सभी देशों के लिए एक घरेलू मोर्चा बन गया है। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे गरीबी उन्मूलन, आंतरिक संघर्ष से निपटने और राज्यों में चरमपंथी हिंसा, सांप्रदायिकता से लड़कर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। रणनीति शब्द एक राष्ट्र की क्षमता को निष्पादित करने और के विज्ञान और कला को संदर्भित करने की है, जो युद्ध के समय में लोगों के लिए सुरक्षा और लंबे समय में शांति को बनाए रखता है। तो जी ये वाली चीज़ है कि सबसे पहले भारत 1998 में पोखरण 2 के आयोजन के बाद एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। दूसरे, भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच बकाया सीमा विवाद जो स्वतंत्रता के बाद भारी राजनीति और सुरक्षा के गवाह है, और आज के भारत में रह रहे लोगों के लिए सुरक्षा चिंता का गहरा क्षेत्र बने हुए हैं। पहले भारत 1947 से 48, 65 से 99 में जम्मू कश्मीर में कारगिल सेक्टर में और 71 में पाकिस्तान के साथ 4 बार सामना कर चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का विघटन हुआ। भारत और चीन दोनों 62 में आंखों से आंखों में भिड़ गए थे। तीसरा, आतंकवाद ने 1990 के बाद पहले से ही प्रचलित मुद्दों के साथ नई समस्याएं खड़ी कर दी थी। तो कश्मीर में आतंकवाद ने हज़ारों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इस समस्या के तंबू देश के विभिन्न भागों में फैल गए हैं। ठीक है, उन घटनाओं में सशस्त्र बल, पुलिस और नागरिकों का निशाना बन गया है और उनकी हत्या की गई। चौथा, भारत देश उत्तर पूर्वी भागों में उग्रवाद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये ईस्ट साइड पर ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, विभिन्न राज्यों में मूल राज्य से विभाजित करने की अलगाववादी आंदोलन, भाषा आंदोलन, जातिगत आंदोलन, राजनीतिक स्थिति को आंतरिक आंदोलन, दर्जनों से ज़्यादा राज्यों में नक्सल और पीपल वॉर ग्रुप आंदोलन है, छोटे हथियारों के लिए हैं। ठीक है, सुरक्षा समस्या, देश की शांति और स्थिरता बढ़ाए रखने की चुनौती भी है। तो ये सारी हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बाधाएं सी बन चुकी हैं। ठीक है, उसके साथ मतलब अगर भारत को ही लेकर जाए तो भारत के ही अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। भाषा को लेकर विवाद है, स्टेट्स को लेकर विवाद है, हिंदू मुस्लिम विवाद है, हर तरीके के आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुकी हैं। भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई आंदोलन होगा, कोई बड़ी मात्रा में सामाजिक आंदोलन हो रहा है, तो वो आंदोलन जो है
वो हमारा बाकी की जगहों पर भी प्रभाव डालेगा, है ना, बाकी की जगहों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन ये विभाजन के समय बहुत बड़े पैमाने पर प्रवास, धार्मिक हत्या और संपत्ति के विभाजन जैसी असंख्य चुनौतियों से जुड़ा रहा था। प्रारंभ में तिब्बत के मुद्दों पर भारत और चीन के बीच बहुत अंतर था, जबकि नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय कद और सरदार पटेल ने कुछ मुद्दों को संतोषजनक ढंग से हल करने में मदद भी करी थी। भारत को अभी तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करनी है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम और आगे बात करें, मतलब थोड़ा सा पीछे जाएं, तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के बाद भी इंडिया की जो स्वतंत्रता थी उसको खतरा था, क्योंकि भाई यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही भारत से नाराज़ थे कि आप ना हमारे गुट में शामिल हुए ना हमारे गुट में शामिल हुए। तो सुरक्षा को खतरा इस बेस पे था। पहली बात तो स्वतंत्रता ही उस टाइम मिली थी, ठीक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद ये वाली चीज़ सामने रखी गई कि भाई ये जो चीज़ें हैं इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और भारत को सब चीज़ों से अलग कर लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस और बुद्धि के साथ अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ शांति, दोस्ती और असहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करके भारत को एक मजबूत विदेश नीति का पालन करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिली। उसके बाद और भी चीज़ें कि ये एनटीबीटी, एलपीटी, एलटीबीटी है, एनपीटी है, ठीक है, सीटीबीटी है, इन सब पर हस्ताक्षर करके सुरक्षा के लिए सेफ्टी मिली। उसके बाद जो है हमारी 11 और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में पोखरण 2 का आयोजन किया गया। आयोजन करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने परीक्षण की सही निंदा करी। उन्होंने भारत पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ पर सीटीबीटी, एलटीबीटी और एनपीटी पर सिग्नेचर हो चुके हैं तो भाई तुम काय के हीरो बन रहे हो यार, तुम्हें क्यों करना है टेस्ट। तो फिर यहाँ पर इन लोगों ने कटी आलोचना करने के बाद इन लोगों पर, मतलब भारतीय की जो ये टेस्ट थे उस पर भी रोक लगा दी, ठीक है। उसके साथ आगे भारत के विदेश मंत्री यशवंत सिंह और अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्ट्रॉप टैलबोट के बीच कई दौर की बातचीत में अमेरिका ने भारत के संबंध में अपना नरम सा रुख रखा, अपना बिहेवियर बहुत नरम शांत वाला रखा। और इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत अमेरिका वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में अमेरिका का दौरा भी करा, ठीक है। कि मतलब इंडिया की सुरक्षा उसके आंतरिक मसलों के साथ बाहरी मसले भी हैं कि कोई और देश आक्रमण कर सकता है, कोई और देश कुछ और कर सकता है। फिर आती है यहाँ बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद भी कम पीछे नहीं है। भारत में ऐसे कई हमले हुए हैं जिन्होंने मतलब आतंकवाद ने जिनको जन्म दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि आतंकवाद से भी सेफ्टी रखने के लिए अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है भारत ने। भले ही भारत अपने संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये देश विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिकता नरसंहार का गवाह है। विशेष रूप से उत्तरी भाग समय समय पर सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव भी करते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1984 का सिख दंगा, यूपी में अयोध्या में 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस, 2002 में गोधरा दंगा, 2015 में मुजफ्फराबाद और दादरी की घटना इस उपरोक्त तर्क की मजबूती है, ठीक है। तो ये है कि मतलब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पर रोक लगा रही है। जातिगत हिंसाएं हैं, महिलाएं, बच्चों, इन सब की जो भी चीज़ें यहाँ पर उभर कर आती हैं वो सब एक दंगे के रूप में उभर जाती हैं। तो निष्कर्ष के अंदर आपको वही सारी चीज़ें लिखनी हैं जो आपने पढ़ी हैं। फिर भी अगर आप निष्कर्ष नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ज़रूर पूछना। कमेंट में आप पूछते तो हो, फिर मैं आपको बोल देती हूँ कि ज्वाइन टेलीग्राम एंड मैसेज कीजिए निक्की मैम को। तो बच्चा आप ऑलरेडी ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दिया करो और मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया करो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो कि क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।